बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी जमात का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से करते हैं जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यह आपकी 5वीं जमात है और इस वक्त मुतालाती उर्दू का पीरियड है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो है सेकंड सेमेस्टर फाइनल का कंटेंट जो है ऑनलाइन पढ़ चुके हैं, लेकिन तमाम स्टूडेंट्स नहीं पढ़ पाए, इसलिए हम इसको रिव्यू कर रहे हैं। तो आप इसको देखिए, एग्जामिनेशन की तैयारी के हवाले से भी इसको अच्छी तरह से देखिएगा, ठीक है। हम उसी हवाले से जो है आपको पढ़ा रहे हैं। तो आज लास्ट टाइम हमने जो है वो मिड टर्म को फॉलो किया था और आज जो है हम करेंगे अपना फाइनल कंटेंट का पहला टॉपिक जो है गज़ल हमने पढ़ी थी, उसको हम जो है थोड़ा रिव्यू करेंगे, ठीक है। गज़ल के बारे में हम बार बार पढ़ चुके हैं कि गज़ल क्या है। अब तक तो आप नज़में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब फर्स्ट टाइम आपने गज़ल पढ़ी है तो आपको पता होना चाहिए कि गज़ल क्या है, ठीक है। तो गज़ल का हर शेर अपने आप में जो मुकम्मल होता है, ठीक है। गज़ल की यह ख़ास बात है कि उसका हर शेर अपने आप में मुकम्मल होता है। और नज़म आप बार बार पढ़ते आए हैं, नज़म को बार बार आपको यही बताया गया है कि एक दूसरे से मिलकर जो है वो अपना मतलब अदा करते हैं। नज़म के शेर एक दूसरे से मिलकर जो है वो अपना मतलब अदा करते हैं। जैसे कि हमने हम्द पढ़ी थी, उसमें अल्लाह पाक की तारीफ़ बयान की गई थी। तो हर शेर में आप देखेंगे कि अल्लाह पाक की तारीफ़ बयान की गई है। लेकिन जब हमने गज़ल पढ़ी तो आपने देखा होगा कि 5 ही शेर थे उसमें, लेकिन हर शेर जो है वो अलग अलग अपना मतलब बयान कर रहा था, एक दूसरे से कोई किसी का लिंक नहीं था, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई होगी बात कि गज़ल का हर शेर जो है वो अपने आप में मुकम्मल होता है। तो हम देख लेते हैं, गज़ल पढ़ भी लेते हैं। इसको आप भी बुक निकाल लीजिए, चलिए देख लीजिए। पेज नंबर 28 है, बच्चों का गालिब, और उसके साथ ही जो है वो एक गज़ल आपको दी हुई है जिसमें सिर्फ 5 शेर हैं, ठीक है। तो हम बच्चों का गालिब पढ़ते हैं पहले, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये गज़ल किससे ली गई है, ठीक है ना। गालिब का नाम किसने नहीं सुना है? ये उर्दू के सबसे नामवर शायरों में से एक हैं। मिर्ज़ा असदुल्लाह गालिब 1797 में आगरा में पैदा हुए। ये वो ज़माना था जब न सिर्फ उर्दू में बल्कि अंग्रेज़ी में भी बच्चों के लिए किताबें, नज़में वगैरह कोई कम ही लिखता था। बच्चों को बेहद मुश्किल तहरीरों से पढ़ना सिखाया जाता था। चूँकि उर्दू के बहुत से अल्फाज फ़ारसी से लिए गए हैं, इसलिए फ़ारसी सीखना भी ज़रूरी समझा जाता था। यानी कि उस वक्त फ़ारसी जो है वो ज़रूरी समझी जाती थी कि फ़ारसी अगर जब तक नहीं पढ़ेंगे तो उर्दू पढ़ना सही से नहीं आएगी। तो फ़ारसी समझाना भी बहुत ज़रूरी था और उर्दू पढ़ने वाले बच्चों को फ़ारसी भी पढ़ाई जाती थी। आमदनामा, फ़ारसी कवायद, जैसे आप ग्रामर की बुक पढ़ते हैं, उर्दू ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, इसी तरह फ़ारसी की भी ग्रामर। किसी भी लैंग्वेज की आप ग्रामर ज़रूर पढ़ेंगे। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, किसी भी ज़बान को सीखने के लिए आपको ग्रामर पढ़ना ज़रूरी है। तो इसी तरह फ़ारसी को पढ़ने के लिए आपको इसकी ग्रामर जो है वो पढ़ना ज़रूरी था। तो फ़ारसी कवायद की एक किताब थी उस वक्त, आमदनामा, ठीक है। ये जो है वो बच्चों को सिखाया जाता था, इसके ज़रिए फ़ारसी कवायद सिखाए जाते थे। तो ज़बानी याद कराया जाता था। ज़बानी याद हो जाएंगे तो ज़ाहिर फ़ारसी के अल्फाज जो है उर्दू में जो भी आते हैं वो इनके लिए मुश्किल नहीं होते। आप सोच सकते हैं कि बेचारे बच्चे आमदनामा याद करने से कितना घबराते होंगे। ज़ाहिर है एक पूरी किताब सबक की तरह, तो उसको याद करना बहुत मुश्किल था। जब गालिब के एक भांजे आरिफ का इंतकाल जवानी में हो गया था, उनके 2 बेटों बाकर अली और हुसैन अली के लिए गालिब ने कादिर नामा लिखा। ज़ाहिर बच्चे छोटे थे, जब उनको पढ़ना सिखाया जा रहा था तो बहुत मुश्किल लगा उनको आमदनामा पढ़ना। फ़ारसी कवायद की जो बुक थी, किताब जो थी, उसको पढ़ना बहुत मुश्किल लग रहा था। और फिर गालिब ने भी देखा कि ये बहुत मुश्किल जो है वो मरहला है बच्चों के लिए कि इनको फ़ारसी जो है इस तरह से याद नहीं हो रही है। तो उन्होंने क्या किया कि एक और किताब, आमदनामा के उसमें जो है किताब लिखी, कादिर नामा, ठीक है। कादिर नामा में अशार के ज़रिए फ़ारसी के अल्फाज सिखाए गए हैं। और आप देखें कि शेर याद करना ज़्यादा आसान होता है बजाय सबक के।
सबक का एक पैराग्राफ याद करना और एक शेर याद करना, तो आपको शेर फौरन याद हो जाएगा, पैराग्राफ मुश्किल से याद होगा, ठीक है ना। तो शेर क्यों याद हो जाता है कि काफिये से काफिया मिलता है, पहला मिसरा हम पढ़ते हैं, दूसरा मिसरा खुद ही हमारी समझ में आ जाता है, ठीक है। तो गालिब ने ये सोचा, ऐसा करते हैं कि अशार के जरिए जो है वो फारसी के अल्फाज सिखाए जाते हैं। तो बहुत कामयाब रहा उनका ये तजर्बा। आप समझ सकते हैं कि फारसी पढ़ाने का ये तरीका अल्फाज रटवाने से ज्यादा दिलचस्प रहा होगा। जाहिर है वो सबक था, उसको खूब रटवाया जा रहा था, आमदनामा एक सबक की तरह। जैसे आप देखते हैं आपकी भी ग्रामर की बुक है, हमारी भी उर्दू की ग्रामर की बुक है, हम देख रहे हैं कि उसमें कोई ऐसे अशार तो नहीं है, सबक की तरह ही लिखे हुए, हर चीज़ की डेफिनेशन है, मीनिंग्स हैं, ठीक है ना, सेंटेंसेस हैं। तो इस तरह से जो है वो ज़माने हैं, इस तरह से जो है वो फारसी कवायद की भी बुक होगी। लेकिन गालिब ने क्या किया कि अशार के ज़रिए फ़ारसी के अल्फाज सिखाए, यानी कि वो अशार में फ़ारसी के अल्फाज इस्तेमाल करते रहे और बच्चों के लिए जो है वो आसानी हो गई। तो फ़ारसी पढ़ाने का ये तरीका अल्फाज रटवाने से ज़्यादा दिलचस्प रहा होगा। कादिरनामा के आखिर में दी हुई गज़ल भी जो आप आगे पढ़ेंगे बच्चों के लिए लिखी गई है। आप देखिएगा आगे जो है आपकी गज़ल जो आप पढ़ेंगे तो इसमें हर शेर में आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। ये एक किस्म का इनाम है जो गालिब ने कादिरनामा पढ़ने वालों को दिया है, ठीक है। वो इसमें बहुत कुछ कह रहे हैं इस गज़ल में गालिब। आप पढ़ेंगे गज़ल तो आपको अंदाज़ा होगा। अब हम गज़ल पढ़ लेते हैं। पहला शेर है, शेर के पढ़ने से कुछ हासिल नहीं, मानता लेकिन हमारा दिल नहीं। हम समझते हैं कि शेर को पढ़ने से हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम कहीं शेर लिखा हुआ देखते हैं तो उसको ज़रूर पढ़ते हैं, ठीक है ना। इल्म ही से कदर है इंसान की, है वही इंसान जो जाहिल नहीं। गालिब की नज़र में जो पढ़ा लिखा शख्स नहीं है वो इंसान ही नहीं है। इल्म ही से कदर है इंसान की, तो यानी कि इल्म की अहमियत के बारे में बताया जा रहा है कि इल्म है तो इंसान में शऊर पैदा होता है, ठीक है ना। है वही इंसान जो जाहिल नहीं, जाहिल नहीं है तो फिर वो इंसान है, और जाहिल है तो उन्होंने तो इंसान ही नहीं माना उसको। यानी कि इल्म की अहमियत के बारे में बताया गया है। क्या कहीं खाई है हाफिज जी की मार, आज हंसते आप जो खिलखिल नहीं। जाहिर है हम उस्ताद की मार खाकर ही पढ़ लिख कर इस काबिल हुए हैं। तो इस शेर में जो है वो उस्ताद की अहमियत के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। किस तरह पढ़ते हो रुक रुक कर सबक, ऐसे पढ़ने का तो मैं कायल नहीं। जो बच्चे रुक रुक कर पढ़ते हैं उनको गालिब कह रहे हैं कि मैं ऐसे पढ़ने का कायल नहीं। यानी कि आप अगर कुछ पढ़ रहे हैं तो बहुत रवानी से पढ़ें, यानी कि अल्फाज आपको अच्छी तरह से आना चाहिए पढ़ना, उनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, फ्लुएंसी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो गालिब का ये कहना है कि किस तरह पढ़ते हो रुक रुक कर सबक। जो बच्चे रुक रुक कर अटक अटक कर पढ़ते हैं गालिब तो उनको मानते ही नहीं कि उनको पढ़ना आता है, ठीक है। तो इसमें जो है हमें अच्छी तरह से अल्फाज को समझने और पढ़ने के लिए कहा गया है। जिसने कादिरनामा सारा पढ़ लिया उसको आमदनामा कुछ मुश्किल नहीं। तो आप देख रहे हैं कि आमदनामा जो है वो एक सबक की तरह किताब थी जिसको पढ़ना बहुत मुश्किल काम था, और कादिरनामा जो है वो अशार के ज़रिए उसमें फ़ारसी के अल्फाज सिखाए गए थे जो आसान वे था, ठीक है ना। तो इसमें बताया गालिब ने कहा है कि जिसने कादिरनामा सारा पढ़ लिया उसको आमदनामा कुछ मुश्किल नहीं, उसके लिए आमदनामा पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। जाहिर है जब फारसी के अल्फाज बच्चों ने सीख लिया कादिरनामा से तो फिर उनके लिए आमदनामा पढ़ना क्यों मुश्किल होगा, अल्फाज तो आ गए उनको फारसी के सारे, ठीक है ना। ये हमने दोबारा से पढ़ लिया इसको। अल्फाज मायनी भी हम देख लेते हैं। अल्फाज मायनी नामवर, मशहूर, हासिल होना, मिलना, पाना, कदर, अहमियत, जाहिल, अनपढ़, हाफिज, जिसने कुरान पाक हिफ्ज किया हो, कायल, मानना, ठीक है। तो उसके बाद एक मुहावरा दिया गया, दिल नहीं मानता। कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमें पता होता है कि ये गलत है, फिर भी हम उसको करना चाहते हैं, यानी कि हमारा दिल नहीं मानता कि ये गलत है, ठीक है ना। हम ये सोचते हैं गलत नहीं है, सही है, इसको करना चाहते हैं। और कुछ सही भी होता है हम उसको नहीं करना चाहते और हमारा दिल नहीं मानता उस काम को करने के लिए। यानी कि दोनों वे में ये इस्तेमाल होगा कि दिल नहीं मानता, सही होते हुए भी हम नहीं करते, गलत होते हुए भी हम करते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों वे में इस्तेमाल होगा कि दिल नहीं मानता। अब आप इसकी एक्सरसाइज पर आ जाइए। गजल तो मैंने आपको डिफाइन कर दी कि गजल किसे कहते हैं, ठीक है। गजल का हर शेर अपने आप में मुकम्मल होता है। ये गजल आपको पढ़ के अंदाजा होगा कि 5 शेर जो है वो अपना अपना अलग अलग मतलब बयान कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एक्सरसाइज पे आ जाइए, पेज नंबर 30 पर जवाब लिखिए। एक्सरसाइज देखते हैं हम। क्या इस गजल में किसी मिसरे से ये जाहिर होता है कि गालिब के जमाने में लोग और उनके बच्चे शेर शौक से पढ़ते थे? हाँ बिल्कुल जाहिर होता है। पहला ही शेर है, शेर के पढ़ने से कुछ हासिल नहीं, मानता लेकिन हमारा दिल नहीं। यानी कि शेर कहीं भी लिखा हुआ देखा आप जरूर पढ़ेंगे, उसको पढ़े बगैर नहीं रहा जाता।
नंबर 2 है, इस गजल में कितने शेर हैं और कितने मिसरे हैं। ये पहले भी आपको मैंने बताया है कि 2 मिसरे मिलकर जो है वो एक शेर बनाते हैं। तो जब आप देखेंगे कि इस गजल में 5 शेर हैं तो मिसरे खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा कि 10 हैं। ठीक है, इन अल्फाज के हम मायनी सबक के अल्फाज से देखकर लिखिए। हमने अभी मीनिंग लिखे थे, अब हम रिटर्न जाएंगे इसमें। ठीक है, अनपढ़, जाहिल, मानना, कायल होना, मशहूर, नामवर, ठीक है, इज्जत, कदर, ये होगा इसके। हमने एक शेर की तशरीह भी की है, अपना कंटेंट भी देख लीजिएगा, आप निकाल के रखिए कंटेंट मैं बार बार बता चुकी हूँ। सेमेस्टर फाइनल एग्जामिनेशन कंटेंट जो है वो आपका मैं आपको बार बार पढ़ के बता चुकी हूँ। ठीक है, 2 ही नज़में हैं हमारे पास, एक नज़म है हमद और दूसरी गज़ल है। ठीक है, हिस्सा नज़म में 2 चीज़ें हैं हमारे पास, एक हमद है और दूसरी गज़ल है। हम जो है हम लास्ट टाइम रिपीट कर चुके हैं और गज़ल अब हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए इसमें गज़ल में देख लीजिए, कंटेंट देखिएगा सब, अल्फाज मायनी, मुहावरे मायनी, ये हम कर चुके हैं कंटेंट में। आपके कंटेंट भी खोल के रखिए सब। पेज नंबर 6 पर देखिए, पेज नंबर 6 कंटेंट जो है आपका उसका देखिए, पेज नंबर 6। नामवर 4 ही वर्ड्स मीनिंग दिए हुए हैं आपको। नामवर मशहूर, हाफिज जिसने कुरान पाक ज़बानी याद किया हो, कदर बड़ाई, इज्जत, कायल मानने वाला। मुहावरा है दिल नहीं मानता, ठीक है, गलत जानने के बावजूद इस काम की ख्वाहिश होना। उसके बाद सवाल है आपके कंटेंट में जो सॉल्यूशन दिया गया है उसको देखिए। मिसरा और शेर में क्या फ़र्क होता है? शेर की एक लाइन मिसरा और 2 को मिलाने से एक शेर मुकम्मल होता है। ठीक है, 2 लाइनों को मिलाने से एक शेर मुकम्मल होता है। शेर के मसलन भी देख लीजिए, शेर के पढ़ने से कुछ हासिल नहीं मानता लेकिन हमारा दिल नहीं। शेर को इसी तरह लिखते हैं, पहला मिसरा पहली लाइन में, दूसरा मिसरा दूसरी लाइन में, पूरा सबक की तरह उसको एक साथ नहीं लिखते हैं। तो जब भी शेर लिखेंगे मिसाल में, ठीक है, तो आप इसी तरह से लिखेंगे, पहला मिसरा पहली लाइन में, दूसरा मिसरा दूसरी लाइन में। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन है गजल और नज़म में क्या फ़र्क होता है? तो पहले भी मैं बार बार बता चुकी हूँ आपको, गजल का हर शेर अपने आप में मुकम्मल होता है, जबकि नज़म के शेर एक दूसरे से मिलकर अपना मतलब अदा करते हैं। ठीक है, उसके बाद है दर्जे झैल शेर की तशरीह बहवाला नज़्म व शायर कीजिए। जब भी कोई तशरीह आती है किसी शेर की तो हमें उसका हवाला भी देना होता है, नज़म का नाम भी लिखेंगे और शायर का नाम भी लिखेंगे। ठीक है, आप वो देखिए, इसका जो है वो शेर है, इल्म ही से कदर है इंसान की, है वही इंसान जो जाहिल नहीं। इन्होंने जवाब लिखा है, जवाब नहीं है, ये शेर है, इसकी करेक्शन भी कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हवाला है, ये शेर गजल से लिया गया है और इसके शायर गालिब हैं, मिर्जा गालिब हैं। ठीक है, सबको पता है कि गालिब की गजल है, तो ये शेर गजल से लिया गया है और इसके शायर मिर्जा गालिब हैं। तशरीह देखिए, इस शेर में शायर तालीम की अहमियत के बारे में बता रहे हैं कि एक इंसान तालीम हासिल करके ही एक अच्छा इंसान बन सकता है और जो लोग तालीम हासिल नहीं करते वो शायर की नज़र में इंसान ही नहीं है। मसलन गालिब जो है उनको यही कह रहे हैं कि है वही इंसान जो जाहिल नहीं। अच्छा, उसके बाद है मिर्ज़ा गालिब की शायरी की अहम खुसूसियात तहरीर कीजिए। जवाब देखिए इसका, मिर्ज़ा गालिब उर्दू के सबसे नामवर शायरों में से एक है। आपका पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब था। आप 1797 में आगरा में पैदा हुए और वहीं तालीम हासिल की। आपकी शायरी में सादगी, सलासत और तंज़ो मिज़ाज का अंसर पाया जाता है। आपने अपनी शायरी में इंसानी फितरत की अक्कासी की है। आपने उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़बानों में शायरी की। आपको अपनी फ़ारसी शायरी पर बहुत नाज था, लेकिन उर्दू शायरी ने आपको बहुत शोहरत बख्शी और गज़ल में तो आपका कोई सानी नहीं। ठीक है, सानी नहीं यानी कि आप जैसा कोई दूसरा अभी तक नहीं। उसके बाद है गज़ल का मरकज़ी ख्याल तहरीर कीजिए। मरकज़ी ख्याल, इस गज़ल का मरकज़ी ख्याल तालीम की अहमियत है, जिससे आपका जैसा कि आपका ख्याल है कि एक तालीम याफ्ता शख्स ही माशरे का अच्छा इंसान बन सकता है। ठीक है, तो इसमें करेक्शन भी है, वो करेक्शन कर लीजिएगा, मेरे साथ ही कर लीजिए तो बेहतर है। ये देखिए, शेर की जगह इन्होंने जवाब लिख दिया है, तो आप यहाँ पर काट के शेर लिख दीजिएगा। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिएगा शेर की। इल्म ही से कदर है इंसान की, है वही इंसान जो जाहिल नहीं। ये आपकी गजल की एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, हमने लास्ट टाइम जो रिव्यू किया था
मिड टर्म हम उसके एमसीक्यू ब्लैंक्स भी देखेंगे, ठीक है। मैं बोर्ड पर लिखूंगी, आप देख लीजिएगा अच्छी तरह, ताकि आपका जो है वो आपके पेपर की भी तैयारी हो सके, क्योंकि 30 एमसीक्यूज आपको सॉल्व करना है, तो उसके लिए आपको बहुत अच्छी तरह हर सबक को रीड करना है, ठीक है। फिर भी मैं थोड़ा आइडिया दे दूंगी आपको, आप भी जो है इसके अलावा भी आप तलाश करेंगे। अभी हम दूसरा भी टॉपिक जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे, उसके बाद मैं एमसीक्यूज करवा दूंगी आपको, ठीक है। अब देखिए आप पेज नंबर 55 निकाल लीजिए। दूसरा हमारा टॉपिक है दौरे जदीद के एक साइंसदान, यानी कि नए जमाने के, जिस तरह से कदीम पुराने को कहते हैं, जदीद नए को कहते हैं, ठीक है। तो दौरे जदीद के एक साइंसदान, नए जमाने के एक साइंसदान। पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। आपने अच्छी तरह से रीड किया हुआ है, अब्दुल सलाम के बारे में जानते हैं आप कि अब्दुल सलाम कौन थे, कहाँ से इनका ताल्लुक था, कब इन्होंने मैट्रिक किया, कब बीए किया, एमए किया, पीएचडी की, कहाँ से की, और इन्होंने क्या नज़रिया पेश किया, ये सब आप जानते हैं अच्छी तरह। लेकिन फिर भी हम एक बार इसको रीड कर लेते हैं ताकि आप अच्छी तरह से और आपको रिव्यू हो जाए। पेज नंबर 55 है, मेरे साथ आप भी बुक खोल लीजिए। दौरे जदीद के एक साइंसदान, नए ज़माने के एक साइंसदान। ये 1940 की बात है, जब पाकिस्तान नहीं बना था और बरे-सगीर पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। 14 साल का एक लड़का पाकिस्तान पंजाब की सख्त गर्मी में एक दोपहर झंग के छोटे से शहर में साइकिल पर तेज़ी से दाखिल हुआ। दुकानदार गर्मी की वजह से अपनी दुकानें बंद कर चुके थे, मगर उस लड़के का खैर मकदम करने को बाजार में रुके हुए थे। खैर मकदम यानी कि इस्तकबाल करने के लिए बाजार में रुके हुए थे। उस लड़के का नाम अब्दुल सलाम था। वो मैट्रिक में पूरे सूबा पंजाब में अव्वल आया था और उसने सारे पिछले रिकॉर्ड भी तोड़ दिए थे, यानी कि जितनी परसेंटेज बच्चों ने ली होगी लास्ट टाइम तक, उससे ज़्यादा उनकी परसेंटेज थी। एक पसमानदा छोटे से शहर के लिए ये बड़ा एजाज़ था, यानी कि गरीब पसमानदा शहर के लिए ये बड़ा एजाज़ था। उस वक्त तो गाँव की तरह ही होगा, जाहिर है, अब हो गई होगी डेवलपमेंट, ठीक है। झंग के बाशिंदों ने कभी सोचा भी ना था कि झंग का कोई लड़का कभी ये कारनामा अंजाम दे सकता है, तो इनके लिए तो बड़े एजाज़ की बात थी। एक गरीब जो है वो शहर का बच्चा था, लड़का था, इसीलिए झंग का सारा बाजार उसको शाबाशी देने के लिए गर्मी में उसका इंतज़ार कर रहा था। यही नौजवान बाद में पाकिस्तान का मशहूर ज़माना साइंसदान प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सलाम बना। 1779 में 1979 में डॉक्टर अब्दुल सलाम को दुनियाए साइंस का सबसे बड़ा एजाज़ नोबेल इनाम मिला। नोबेल इनाम के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि नोबेल इनाम क्या है और किसके नाम पर रखा गया है। एल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल, ठीक है, उसका नाम था, उसके नाम पर ये रखा गया। और उसे क्यों एहसास हुआ था इस चीज़ का कि उसके भाई की डेथ हुई थी और अखबार वालों ने जो है वो हेडलाइन लगा दी थी कि मौत के ताजिर का इंतकाल हो गया। उसको ये बात सुनकर बड़ा सदमा हुआ था कि लोग मुझे इस नाम से याद करेंगे मेरे मरने के बाद। तो उसने सारी जो अपनी दौलत थी, वो एक केमिस्ट था, ठीक है ना, वो दवाएं और एटम बम वगैरह, ये डायनामाइट वगैरह सब इसी ने इजाद किया था। तो जो है उसको ही बड़ा सदमा हुआ था और दौलतमंद भी बहुत था, लेकिन उसको सदमा हुआ, उसने अपनी वसीयत लिखवा दी कि मेरी जितनी दौलत है सारी जो है मेरे मरने के बाद नोबेल इनाम के ज़रिए जो है वो लोगों तक पहुंचाई जाए जिन्होंने इंसानियत की खिदमत के लिए कोई बड़ा गैर मामूली काम किया हो, ठीक है। तो डॉक्टर अब्दुल सलाम दुनियाए यानी कि इस्लामी मुमलिकत में सबसे पहले शख्स हैं जिनको इस इनाम से जो है वो नवाजा गया, ठीक है। तो नोबेल इनाम की हिस्ट्री भी मैंने आपको बताई थी। किसी और पाकिस्तानी को ये इनाम अब तक नहीं मिला है, लेकिन अभी जो है वो मलाला यूसुफजई एक लड़की है पाकिस्तानी, उसको 2014 में ये इनाम मिला है, ठीक है। 1940 के इस दिन के बाद से अब्दुल सलाम कभी किसी इम्तिहान में दूसरे नंबर पर नहीं आए, यानी कि मैट्रिक उन्होंने फर्स्ट पोजीशन में किया, तो अब हर इम्तिहान में वो उनकी फर्स्ट पोजीशन ही रही। इंटर उन्होंने झंग से किया और बीए और एमए गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से। सभी इम्तिहानों में वो अव्वल आते रहे, यहाँ तक कि इंग्लिस्तान की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी, जहाँ उन्होंने 2 डिग्रियाँ ली, एक रियाजी मैथमेटिक्स और एक तिब्बियात फिजिक्स में, उन्होंने वहीं से पीएचडी की डिग्री भी हासिल की। जो साइंसी तहकीक प्रोफेसर अब्दुल सलाम ने तिब्बियात में की है, उसकी वजह से उनका शुमार दुनिया के बड़े साइंसदानों में होता है। इस तहकीक की वजह से कायनात को समझने में मदद मिली। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आज हम देखते हैं कि कायनात 4 कुव्वतों से रवा दवा है, लेकिन उनका कहना था कि ऐसा नहीं है। जब कायनात बननी शुरू हुई तो ये एक वहदत थी, यानी कि सब कुछ एक ही था। बाद में जो है इसके 4 हिस्से हुए, ठीक है। तो हम देखते हैं आगे। असल में ये लामहदूद कायनात जिसमें हजारों कहकशाएं हैं और हर कहकशा में लाखों सैयारे और सितारे हैं।
4 कुव्वतों से रवा दवा हैं। एक कशिश सकिल ग्रेविटी मेन जो है वो, जिसकी वजह से जमीन सूरज के गिर्द घूमती रहती है। दूसरी बरकी मकनातीसी कुव्वत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, रोशनी, रेडियाई लहरें, एक्सरे वगैरह इसी के मजहर हैं। बाकी 2 कुव्वतें एटम के मरकज़े न्यूक्लियस में छुपी हुई हैं। इन्हीं की वजह से एटम बम बनता है और तापकारी रेडिएट एक्टिविटी का ज़हूर होता है। जाहिर है ये चारों कुव्वतें एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, मगर प्रोफेसर अब्दुल सलाम को इनमें एक वहदत नजर आई, यानी कि उनका कहना था कि ये सब एक था, ये 4 कुव्वतें नहीं थी, ये एक थी। बाद में जब कायनात बनना शुरू हुई तो चंद लम्हों बाद ये वहदत जो है वो टूट गई। उनका ख्याल है कि जब कायनात बननी शुरू हुई तो ये सब एक वहदत थी, चंद लम्हों बाद ये वहदत टूट गई और इससे 4 मुख्तलिफ कुव्वतें उभरी। ये बातें उन्होंने रियाजी यानी कि मैथमेटिक्स के जरिए मालूम की। इस नजरिए पर प्रोफेसर अब्दुल सलाम को नोबेल इनाम मिला। ये नजरिया वहदत का नजरिया यानी कि यूनिफिकेशन थ्योरी कहलाता है। अब उन्होंने जाहिर दूसरे साइंसदानों के लिए सोचा और उनके लिए भी एक काम किया और हमेशा के लिए वो यानी कि कायम रहेगा और उनको जो है वो उसका अजर मिलता रहेगा। 1964 में इटली के छोटे से शहर ट्रीस्ट में उन्होंने तरक्की पजीर ममालिक के साइंसदानों की, तरक्की पजीर यानी कि जो अभी तरक्की कर रहे हैं, गरीब ममालिक ही समझ लें आप उनको, तरक्की पजीर ममालिक के साइंसदानों की तालीम और तरबियत के लिए एक इदारा ICTP कायम किया, इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स। ठीक है, ICTP कायम किया। कई हजार साइंसदान हर साल ICTP में पढ़ने जाते हैं और अपने इल्म में इजाफा करते हैं, यानी कि यहाँ तक इनकी पहुँच हो सकती है और वो अपने इल्म में वहाँ जाकर इजाफा करते हैं, साइंसी रिसर्च करते हैं। ठीक है, तमाम मुस्लिम ममालिक में डॉक्टर अब्दुल सलाम वो वाहिद शख्स, मैंने अभी पहले भी बताया था कि उस वक्त डॉक्टर अब्दुल सलाम तमाम मुस्लिम ममालिक में वाहिद शख्स थे, ठीक है, जिन्हें साइंस में नोबेल इनाम मिला है उस वक्त 1979 में। ठीक है, पाकिस्तान के लिए एजाज बाइस फख्र है। उसके बाद जो है वो लोगों को मिलना शुरू हुए मुस्लिम कंट्रीज में भी। ठीक है, उसके हमने लिखा भी है उनके बारे में। पाकिस्तान के लिए एजाज बाइस फख्र है। पाकिस्तान के 2 लोगों के पास ये नोबेल इनाम मौजूद है। ठीक है, एक तो डॉक्टर अब्दुल सलाम है और दूसरी मलाला यूसुफजई है, जिसने तालीम निस्वा पर जो है वो बहुत काम किया है। ठीक है, अच्छा, फिर आखिर में इन्होंने बताया है कि डॉक्टर अब्दुल सलाम 21 नवंबर 1996 में इंतकाल कर गए। ठीक है, तो ये तो हम बार बार पढ़ चुके हैं डॉक्टर अब्दुल सलाम के बारे में, सबको याद होगा। अगर मैं एक उनके बारे में लिखने के लिए आपको दे दूं एक पैराग्राफ तो आप आराम से लिख लेंगे। अब अपना कंटेंट खोल लीजिए आप, पेज नंबर 13 है, उसको हम देख लेते हैं। एक्सरसाइज भी देख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। हमने बुलंद ख्वानी कर ली है। ठीक है, अब हम अल्फाज मायने देखते हैं। खैर मकदम, इस्तकबाल, पसमानदा, पीछे रहने वाला, यानी कि जिसने अभी तरक्की नहीं की, बहुत गरीब। लामहदूद, जिसकी हद ना हो। तरक्की पजीर, जो तरक्की कर रहा हो। बाइस फख्र, जिस पर नाज किया जा सके। अच्छा, मुहावरा मायनी है रवा दवा, जारी रहना। आप देख रहे हैं ना, जिंदगी रवा दवा है, ट्रैफिक रवा दवा है, पानी रवा दवा है, हम इस तरह से बोलते हैं। तो कोई भी काम जो हमेशा जारी रहता है उसको कहेंगे रवा दवा। अब जुमला, ट्रैफिक सड़क पर रवा दवा है। आप कुछ भी जुमला बना सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि यही जुमला बनाए आप। ठीक है, जिंदगी रवा दवा है, पानी रवा दवा है, समंदर रवा दवा है, समंदर का पानी रवा दवा है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद है सवाल नंबर 1 है, पंजाब के छोटे से शहर झंग के लिए बड़ा एजाज क्या था। ठीक है, तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि जाहिर है पंजाब के छोटे से शहर झंग के लिए बड़ा एजाज ये था कि वहाँ का एक लड़का मैट्रिक में पूरे सूबे पंजाब में अव्वल आया था और उसने सारे पिछले रिकॉर्ड भी तोड़ दिए थे। ये वहाँ के एक गरीब गाँव ही समझ लें, उस वक्त तो गाँव ही होगा, तो एक गरीब पसमानदा शहर के लिए बड़े एजाज की बात थी कि वहाँ का एक बच्चा पूरे सूबे में जो है वो फर्स्ट पोजीशन लेकर आया था और उसने पिछले तमाम जो है वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिए थे। यानी कि जहाँ तक बच्चों ने लास्ट टाइम तक परसेंटेज ली होगी वो भी उसने उसको भी क्रॉस कर लिया था, यानी कि वो उससे भी आगे बढ़ गया था। उसके बाद डॉक्टर अब्दुल सलाम का सबसे बड़ा कारनामा क्या था। डॉक्टर अब्दुल सलाम का सबसे बड़ा कारनामा वहदत का नजरिया पेश करना, जो उन्होंने पेश किया था कि जब कायनात बननी शुरू हुई तो तमाम एक वहदत थी। उसके बाद जो है कुछ चंद लम्हों बाद ये वहदत टूटी और उसमें से 4 कुव्वतें उभरी, जिसकी वजह से कायनात रवा दवा है। ठीक है, उसके बाद है डॉक्टर अब्दुल सलाम ने कौन सा ऐसा काम किया जिससे बहुत से लोग फायदा उठा रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया उन्होंने 1964 में जो है इटली के छोटे से शहर ट्रीस्ट में एक इदारा कायम कर दिया है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स ICTP।
ठीक है, जहां पर तरक्की पजीर जो लोग अभी तरक्की कर रहे हैं, जो ममालिक अभी तरक्की कर रहे हैं, वहां के लोग वहां जाकर जो है वो तालीम हासिल करते हैं और अपने इल्म में इजाफा करते हैं। और हर साल कई हजार जो है वो साइंसदान वहां जाते हैं और अपने इल्म में इजाफा करते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है नोबेल प्राइज हासिल करने वाले, ये आप अमली काम में देखिए, अपने पेज नंबर 60 पर दिया हुआ है, तो यहां से मिल जाएगा आपको। नोबेल प्राइज हासिल करने वाले 2 लोगों के नाम लिखिए, नेज नोबेल प्राइज मिलने वाले साल भी लिखिए, यानी कि हमें साल भी शो करना है कि किस साल जो है वो उनको नोबेल प्राइज मिला। तो हमने कोशिश की है, नाम भी लिखा है उनका, सब्जेक्ट भी लिखा है और जो है उनका ईयर भी लिखा है कि किस साल उनको नोबेल प्राइज मिला। सबसे पहले हमने लिखा है यासिर अरफात। आज जो फलस्तीन में मसला है, तो यहाँ पर जो ये यासिर अरफात सियासतदान थे, बहुत बड़े सियासतदान थे। ये यासिर अरफात का ताल्लुक फलस्तीन से था। आप एक बहुत बड़े सियासतदान थे, आपको मिडिल ईस्ट में अमन कायम करने के सिलसिले में 1994 में नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, आप देखें फलस्तीन में बहुत मसला रहता है इस हवाले से, अमन के हवाले से। तो यासिर अरफात ने पूरी कोशिश की थी और इस कोशिश पर उन्हें जो है वो नोबेल इनाम मिला था। ठीक है, उसके बाद है मोहम्मद यूनुस, इनका ताल्लुक बांग्लादेश से है। आप एक बहुत बड़े मईशतदान हैं, बैंक चलाते हैं आप। ठीक है, आपको 2011 में नोबेल प्राइज मिला। हमने इनका सन भी लिखा है, दोनों के सन लिखे हैं, नाम भी लिखे हैं और मैंने इसका टॉपिक भी, मजमून जो उनका सब्जेक्ट था वो भी लिखा है। एक सियासतदान थे और एक मईशतदान थे। उसके बाद है 2014 में नोबेल प्राइज हासिल करने वाली पाकिस्तानी के बारे में आप क्या जानते हैं। मैंने पहले भी यहाँ करेक्शन करवाई थी, पाकिस्तानी नून छोटी ये लिख लीजिए आप। ठीक है, यहाँ बड़ी ए के साथ लिखा है नून, आप छोटी ए के साथ लिख लीजिए तो हो जाएगा पाकिस्तानी। अच्छा, 2014 में नोबेल प्राइज हासिल करने वाली पाकिस्तानी लड़की मलाला यूसुफजई 12 जुलाई 1997 में मंगोरा खैबर पख्तूनख्वा में पैदा हुई। आपके वालिद का नाम जियाउद्दीन यूसुफजई है, जो सवात में एक प्राइवेट स्कूल चलाते हैं। उनका कहना है कि मलाला बचपन ही से बहुत ज़हीन और समझदार है, वो अपनी जमात में हमेशा अव्वल आती है। उन्होंने 12 साल की उम्र में तालीम निस्वा के बारे में, तालीम निस्वा यानी कि औरतों की तालीम के बारे में गौर फिक्र किया और गुल मकई के नाम से एक डायरी लिखी जिसने बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल की, जिसे बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल हुई। आपके पास ये लिखा हुआ है। आपने तालीम निस्वा और इंसानी हुकूक पर बहुत काम किया। आप तालीमी मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करती हैं और तालीमी मैदान की एक सरगर्म कारकुन हैं। ठीक है, पूरा फोकस जो है आपका तालीम निस्वा यानी कि औरतों की तालीम पर है। जाहिर है वहाँ के लोग जो है वो औरतों की तालीम के हक में नहीं है, इसलिए आपने इस मसले को उठाया। अच्छा, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इनके एमसीक्यूज देख लेते हैं। हमने सब कुछ देख लिया इसमें, जो भी आपकी एक्सरसाइज में था मैंने आपको दोबारा रिपीट करके बता दिया है और उम्मीद है कि आपने याद भी कर लिया होगा, एग्जाम की तैयारी भी कर ली होगी। बहुत शॉर्ट करके आपको कंटेंट दिया गया है। ठीक है, तो कुछ ज्यादा टॉपिक नहीं है, आप अच्छी तरह से जो है वो इसकी तैयारी कीजिए। एक असेसमेंट मैं आपको दूंगी, ठीक है, मैं बोर्ड पर लिख देती हूँ। अभी तो मैं एमसीक्यू ब्लैंक्स लिखूंगी, ठीक है, जो आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। हम जो है वो पहले उससे ही जो है वो ब्लैंक्स लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, हम्द में डैश की तारीफ की जाती है। ठीक है, तो अल्लाह पाक की हम फिल भी कर लेते हैं साथ साथ, जाहिर है। उसके बाद है इस हम्द के शायर मोहम्मद इस्माइल मीठी हैं। ठीक है, अब एक शेर मुकम्मल करना है, ये आप खुद कीजिएगा।
ठीक है, इसको आप फिल कीजिएगा। चिड़िया और चिड़ा डैश बना रहे थे। क्या बना रहे थे? घोंसला बना रहे थे। ठीक है, परिंदे घोंसला ही बनाते हैं, जाहिर है। इसके बाद है उन्हें डैश की मेज पर, किसकी मेज पर नाम लिखना है हमें। ठीक है, एक दिखाई दिया। ठीक है, एक कागज का टुकड़ा रखा, दिखाई दिया। किसकी मेज पर? क्या नाम था उसका, बच्चे का? आमिर। ठीक है, नंबर 6 है डैश चिड़िया की तस्वीर बनी थी। कैसी चिड़िया थी वो, किस रंग की थी? काले रंग की थी। काली चिड़िया की तस्वीर बनी थी। ठीक है, 7 है हर चीज डैश रंग की थी। कैसे रंग की थी? नीले रंग की थी। ठीक है, चिड़िया ने जो है वो कौन से पेड़ पर अपने लिए जगह चुनी थी? नीम के पेड़ पर घोंसला बनाने के लिए जगह चुनी थी। ठीक है, तो कौन सा पेड़ था वो? नीम का। अच्छा, किसने चिड़ियों को राय दी थी? अच्छा, किसने दी थी? कौवे ने दी थी। ठीक है, ये अच्छी तरह से आप पढ़ चुके हैं। अच्छा, घर बदलने के बाद कुछ ही दिनों के बाद सब चिड़ियों के चेहरे नजर आने लगे। कैसे लगे? खिले खिले, उतरे उतरे, उतरे उतरे से, है ना? आपस में परेशान हो गए और आपस में लड़ने लगे। अच्छा, तो मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको पता रहे।
डैश बहुत छोटा और, याद रखिए परिंदों के नाम, ठीक है। डैश बहुत छोटा और अंधेरा घोंसला बनाती है। ज़ाहिर छत बहुत ऊंचाई पर बनाती है तो अंधेरा होता है, तो ये है अबाबील, ठीक है। याद रखिए अबाबील जो है वो बहुत छोटा और अंधेरा घोंसला बनाती है। और डैश ने सीटी बजाते हुए कहा, क्यों ना हम अपने अपने घोंसलों में वापस चलें, ठीक है। किसने मशवरा दिया था लास्ट में? ये था बुलबुल, ये थी बुलबुल, ठीक है। तो नाम याद रखिए बुलबुल। अबाबील बहुत छोटा और अंधेरा घोंसला बनाती है, बुलबुल जो है उसने सीटी बजाते हुए मशवरा दिया था कि हम अपने अपने घोंसलों में वापस चलते हैं, ठीक है। और सबसे जो है वो कौन से जो है वो लड़ाका परिंदे, सबसे लड़ाका कौन होते हैं? आपको इस जो कहानी में बताया गया है तो वो तोते होते हैं। सबसे लड़ाका जो है वो तोते होते हैं। ये आपके दो जो है वो कवर हो गए। अब हम देखते हैं कलाची के शिकारी। अब मुझे इसे रेस करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छी तरह से देख लिया होगा आपने। मैं अभी एक हिस्सा रिमूव कर रही हूँ, ठीक है। अब हम करेंगे कलाची की शिकारी और देखेंगे शायद इसमें हमारा दौरे जदीद के एक साइंसदान भी ऐड हो जाए। पहले कराची को डैश कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कलाची, ठीक है। कलाची कहा जाता था। माहीगीर के मायने लिखना है आपको, ये खुद लिखेंगे आप, ठीक है। कुछ मैंने छोड़ा है जो आप खुद फिल कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, माहीगीर के मायने आपको पता चल गया। माहीगीरों के एक घराने में डैश भाई रहते थे, ठीक है। कितने भाई रहते थे? 7। अब 7 को भी आप लोग गलत लिखते हैं, 7 को 7 कर देते हैं, ये 7 होता है, ठीक है। और ये 7, तो ये इसका भी आप देख लीजिए कि गलती नहीं करेंगे आप, 7 लिखेंगे, 7 लिखना है आपको, ठीक है। आपको 7 नहीं लिखना है, आप लोग 7 लिख देते हैं। तो याद रखिए 7 भाई थे ये। सिंधी जबान में शिकारी को डैश कहते हैं। अच्छा, इसमें भी आप लोग गड़बड़ कर देते हैं, घातू कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर ऑप्शन में हो सुरघातू, सैरघातू, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं और उसमें जो है वो सुरघातू लिख देते हैं। सुरघातू तो एक नज़म का नाम है, लेकिन घातू तो यहाँ शिकारी को कहते हैं। घातू के मायने शिकारी है, ठीक है। घातू के मायने जो है वो शिकारी है और सुरघातू जो है वो नज़म का नाम है। तो आप देखिए क्या फिल करेंगे आप। अगर ये आती है ब्लैंक के सिंधी जबान में शिकारी को डैश कहते हैं,
तो आप सुरघातु फिल करेंगे या घातु फिल करेंगे, दोनों के मीनिंग तो देख लें आप पहले, ठीक है, मीनिंग देखकर समझ कर करेंगे आप। तो अभी जो भी कंफ्यूजन है वो मैं आपको साथ साथ क्लियर करती जा रही हूँ, ठीक है, ख्याल रखिए, बहुत अच्छी तरह से देखेंगे आप। सुरघातु एक डैश का नाम है, किसका नाम है, नज़म का नाम है। ये नज़म किसने लिखी है, ये नज़म सिंध के मशहूर शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने लिखी है। ठीक है, डॉक्टर अब्दुल सलाम कहाँ पैदा हुए, हम बार बार पढ़ चुके हैं, ठीक है, पंजाब के छोटे से शहर झंग में पैदा हुए। वो डैश में पूरे सूबा पंजाब में अव्वल आए थे, ठीक है, वो मैट्रिक में, वो मैट्रिक में पूरे सूबे पंजाब में अव्वल आए थे, हम बार बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब ये 20 ब्लैंक्स हो गई हैं, एक हमारी क्लास हो चुकी है, ठीक है, ये दूसरी है, तो 10-10 हम हर क्लास में करेंगे, तो ये आपकी 40 हो जाएगी, और 40 से अबव भी हो सकती है, तब आप जाके जो है वो 30 MCQs जो होंगे आप अच्छी तरह से कर सकेंगे, ठीक है। ये अच्छी तरह से याद कीजिएगा, इसको नंबर वाइज मैंने लिख दिया है, 20 आपके पास आ गई हैं। और इसके अलावा भी आप जब सबक पढ़ेंगे तो पेंसिल लेकर बैठिए, रीडिंग करते जाइए, और जो भी इम्पॉर्टेंट आपको लगे उसको आप अंडरलाइन करते जाइए, वर्ड को कर लीजिए या पूरे सेंटेंस को कर लीजिए। और जब आप एग्जाम की तैयारी करेंगे, पेपर से पहले पढ़कर आएंगे, तो आप इसी तरह जो अंडरलाइन आपने किया हुआ है उसको आप अच्छी तरह से पढ़ कर आएंगे, ताकि आपकी MCQs की तैयारी हो जाएगी। अब नेक्स्ट टाइम जो हमारी क्लास होगी उसमें आपको मैं एक असेसमेंट दूंगी, जिसको आप जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करके रखेंगे आप, और जब कॉपी चेक करने के लिए आएगी तो फिर हमारे पास आना चाहिए वो, ठीक है। ये आपकी क्लास का टाइम ख़त्म हो गया है, अब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तीसरी वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।